अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक तजवीज़ मैं आज देने लगा हूँ कि जिसका मुझे पता है कि जो सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद करने वाले लोग हैं ना, वो उसकी बड़ी मुखालफत करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं, जो दिल से पाकिस्तान का अच्छा चाहते हैं, जिनका पाकिस्तान के अलावा कोई असासा नहीं है, जिनका कोई पाकिस्तान के अलावा कहीं पे कोई अकाउंट्स नहीं है, कहीं पे कोई अपार्टमेंट्स नहीं है, कहीं पे कोई उनकी ज़मीनें नहीं है, रैंचेस नहीं है, वो जो है पाकिस्तान को जब अगर इस्तेहकाम मिलता है, पाकिस्तान में अगर क़ुव्वत बर्दाश्त इसकी मुदाफ़अत बेहतर होती है, तो वो बहुत खुश होंगे। वो लोग जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से रोज़ जो है वो घबराते हैं और अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगते हैं कि कोई मसीहा आए और वो आके इस मुल्क को सीधी डगर डगर पे डाल दे। प्रॉब्लम यह है कि आज के ज़माने में 21वीं सदी में एक मसीहा से काम नहीं चलता। उस मसीहा के साथ कम से कम 200 से 300 अफराद ऐसे होने चाहिए जो ना सिर्फ काबिल हों बल्कि वो भी मसीहाई क़ुव्वतें अपने अंदर रखते हों। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत लोगों का जो ख़्याल है कि सिर्फ ईमानदार अफसर जो है वो काम आते हैं, वो गलत है। मेरी राय में वो गलत ख्याल है। मसलन हमारे मेहमान हैं आज गौहर एजाज़ हैं, मेरे मेहमान डॉक्टर फ़र्रुख मोहम्मद मालिक हैं। ये तीनों अपनी अपनी फ़ील्ड में बड़े काबिल लोग हैं और तीनों ने अपना बड़ा नाम बनाया है, इन तीनों हज़रात ने, और तीनों किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। लेकिन मैं मालिक के ऊपर मैं लिबर्टीज़ इसलिए लेता हूँ बात करने की, क्योंकि मालिक मेरे पर्सनल फ्रेंड भी हैं। तो उनके मतलब अगर मैं कोई जोक करूँगा या कोई बात करूँगा तो वो बुरा नहीं मनाएंगे। अगर मालिक के मतलब मैं कहूँ कि बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, इनको मेयो अस्पताल का हम डॉक्टर बना दें या सर्जन लगा दें तो वहाँ पे नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो तय ये पाया कि प्रोफेशनल लेवल पे ऑनेस्टी जो है ये काफ़ी नहीं होती। प्रोफेशनल लेवल पे कॉम्पिटेंस जो है वो बज़ाते खुद एक मच डिज़ायर्ड एंड नीडेड एलिमेंट है। और हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक मुख्तलिफ अफराद की जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो बेइंतहा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। और वो चाहे जमहूरियत के सम्राट हों, वो चाहे आमरीत के नुकसानात हों, वो चाहे जो भी हो, लेकिन हर जगह पे ऐसे डिसीजन मेकर्स बैठे हैं कि जिनमें या हौसला नहीं फ़ैसला करने का, या जो आहत चीमा और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का हाल देख के मज़ीद फ़ैसले नहीं कर रहे कि हम फंस ना जाएँ। ऐसे बहुत से मसाइल हमारे जन्म ले रहे हैं और हो क्या रहा है कि मिडिल क्लास मैनेजमेंट पाकिस्तान में तबाह होकर रह गई है। मैं आज एक बात सजेस्ट करूँगा अपने प्रोग्राम में, और अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम मैं इस पे आर्ग्यू करने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान में टॉप पोजीशंस जो हैं, चाहे वो चीफ़ जस्टिस की हो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो आर्मी चीफ़ की हो, चाहे वो DGISI की हो, चाहे वो DGMI की हो, चेयरमैन नैब की हो, FIA की हो, IB की हो, और यानी दीगर हमारे अटर्नी जनरल वगैरह जितने भी लोग हैं, उनको मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए ताकि एक सस्टेनेंस हमारी जो पॉलिसीज़ में है वो आए। मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ कि सडनली नैब आपको लगेगा कि नैब कमज़ोर हो गई है। नैब कमज़ोर नहीं हुई है। नैब क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत के इश्तराक से हमेशा इसमें लोग आए, तो उन्होंने कभी या तो इसमें काबिल अफसर आने नहीं दिए, या जो काबिल अफसर आए उनको डिफरेंट लिटिगेशंस करके उनको निकलवा दिया, 8 के 8 लोगों को निकलवा दिया, या फिर ऐसे लोगों के रास्ते और में रोड़े अटकाते हैं कि जो उनके ऊपर केसेस बनाकर उनकी तफ्तीश शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि ये क्राइम्स जो हैं ये हुए हुए हैं 20-20 साल के ऊपर, 25 साल के ऊपर, 30 साल के ऊपर, और उनको सॉल्व करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो अफसर आता है उसके पास होता है 1.5 साल या 1 साल, और फिर उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो जाएंगे और अदालतों में अपना केस लड़ेंगे और उसको जीत जाएंगे। और जब वो केस चल रहा होता है, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम जैसे है और जिन मुश्किलात का शिकार है, उसकी वजह से वो केस तो 5-5 साल चल सकता है। तो उसमें वो 3-3 तफ्तीशी अफसर या IOs जो हैं वो बदल जाते हैं, वो केस कभी नहीं क्लोज़ होगा। आसिफ जरदारी 11 साल जेल में तो रह सकते हैं, लेकिन उनको कभी कोई मुजरिम नहीं कहेगा। कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर रेड्स भी होंगे, लेकिन फाइनल जो है उसका फ़ैसला नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल मरहले के अंदर है। तालिबान ख़त्म नहीं हुए हैं, PTM सर उठा कर चल रही है,
बलोच लिबरल मूवमेंट जो हैं वो उन्होंने उनको इंडिया की इमदाद आ रही है। हमारा बॉर्डर तब्दील नहीं हुआ, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो तब्दील नहीं हुए और हमारे ऊपर ख़जाने के ऊपर बोझ जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जमहूरी हुकूमतें अपने काम करें, जो उनका काम है, लेजिस्लेशन है और चीज़ें, लेकिन क्या ऐसा कोई कानून हो सकता है पाकिस्तान में कि अगले 3 साल के लिए हम इस्तेहकाम दें उन पोजीशंस को, जैसे चीफ़ जस्टिस हैं, जैसे आर्मी चीफ़ हैं, जैसे DGI हैं, जैसे नैब के चेयरमैन हैं, नैब के सारे DGs हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ कि उनको हम प्रोलॉन्ग कर सकें, ताकि जब ये इनकी शुरू की हुई जो लड़ाइयाँ हैं, इनकी शुरू की हुई जो जंगें हैं, वो किसी न किसी पॉजिटिव और पाया तकमील अरसे तक पहुँचें और उनको हम यानी एक दफ़ा कह सकें कि हाँ अब तुमने अपनी बैटल कंप्लीट की। आज और भी बड़े मसले मईशत के हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे, बट वेलकम टू डॉक्टर फ़ारूक सलीम मोहम्मद मालिक और गौहर एजाज मुझे ज्वाइन करने वाले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जब डैम फंड के लिए जमा करना शुरू किए थे पैसे, तो उस वक्त डैम्स की जो लागत थी वो तकरीबन मुझे बताई जा रही थी 1500 अरब रुपए। अब डॉलर उस वक्त 123 रुपए का था और आज डॉलर 2 दफ़ा उसकी कीमत बढ़ चुकी है, तो अब डैम्स की लागत में 238 अरब रुपए का तो इजाफा हो चुका। तो क्या आपके जहन में कोई टाइमलाइन है कि आपकी हुकूमत जो है वो कितने दिन में अपने आबी ज़खायर उनको बना सकेगी, या हम ये बस जमा ही करते रहेंगे और ऑपोजिशन के ऊपर इसका बोर्ड डालते रहेंगे? देखिए, 2-3 सवाल आपने कर डाले हैं उसी एक ही जुमले के अंदर। पहली बात तो ये है कि जो डैम के ऊपर ख़र्चा आएगा, चाहे वो लेबर का ख़र्चा आएगा, सीमेंट का ख़र्चा आएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रुपयों में ख़रीदारी होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रुपए की अगर कीमत डॉलर के सामने गिर जाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मुबश्शिर साहब कोई नहीं सामने आता। जो चीज़ें इंपोर्ट की जाएंगी उनकी लागत बढ़ जाएगी। डैम को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80 से 85% मशीनरी या लेबर या ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही प्रोक्योर की जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर ही बनाई जा रही हैं। तो 15% चीज़ें शायद ऐसी होंगी, 15 से 20% जो हमने इंपोर्ट करनी होगी, उनकी कीमत आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो बढ़ जाएगी। लेकिन जो 80-85% हिस्सा पाकिस्तान के अंदर बनना है उसकी कीमत कोई ख़ास नहीं बढ़ेगी। आबी ज़खायर की जब बात हो रही है, एक तो डैम बनाने वाला मामला है, दूसरा ये है कि हम अपनी ज़राअत के शोबे में पानी को ज़ाया बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि हमारे पास जो पानी आता है इंडस वाटर बेसिन के अंदर वो तकरीबन 125 मिलियन एकड़ फीट आता है। उसमें से 8-10 मिलियन एकड़ फीट तो घरों के इस्तेमाल के लिए चला जाता है, कोई 15 से 16 MAF चला जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। हम सालाना जो ज़रई अशियात बनाते हैं वो तकरीबन 60-70 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की मालियत की नहीं बनाते। दुनिया में जहाँ 60-70 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो तकरीबन 40 से 50 मिलियन एकड़ फीट पानी लेती हैं। हम यहाँ पे उनको 100 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो हमारा होना चाहिए वो मिलियन एकड़ फीट जो हम एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, जो हमारे कनाल पैसेजेस में 20 से 25 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। डैम तो बनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पानी ज़ाया हो रहा है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती चली जा रही है। सर आप हुकूमत में ना मुझे ये ना बताएं कि ज़ाया हो रहा है, अब उसका ज़ाया होना ख़त्म करें। फिर ये आप लोगों का काम है, मेरा काम तो नहीं है। मेरा और मालिक का काम तो प्रोग्राम करना है, एक्सपोज करना है आपको। अब आपको पता चल गया प्रॉब्लम, आप उसका हल भी करें ना। आप नहरों की खुदाई क्यों नहीं कर रहे? आप बल सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? इस्लामाबाद में दावतें क्यों खा रहे हैं आप लोग बैठ के? मुबश्शिर साहब, तीन चीज़ें सामने रख लीजिए। एक चीज़ होती है पॉलिसी इनिशिएटिव, यानी कि आपने पॉलिसीज़ कौन सी शुरू की हैं। दूसरी चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर अमल दरामद कब तक कहाँ तक हुआ है। और तीसरी बात जिसकी बात आप कर रहे हैं पॉलिसी आउटकम, कि पॉलिसी का नतीजा क्या निकला है। देखिए अभी यहाँ पे 100 दिन पूरे हुए हैं
और मैं आपको एटलीस्ट 3 या 4 पॉलिसीज़ जो मैंने ज़ाती तौर पे पढ़ी हैं और उनको स्क्रूटनाइज़ किया है, जिसमें इकनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें हेल्थ पॉलिसी है, जिसमें तालीम की पॉलिसी है और डिजिटल पॉलिसीज़, ये 4 पॉलिसीज़ मैंने खुद से पढ़ी हैं। इनके ऊपर अमल दरामद भी मैंने खुद से देख रहा हूँ कि कितना हुआ है, कब तक हो रहा है। पॉलिसी आउटकम के लिए जो आपको साल 2 साल का पीरियड चाहिए कि उसके फाइनल नताइज कब निकलेंगे। अभी टाइमलाइन जो चल रही है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑलरेडी आर इन प्लेस, वो ऑलरेडी बना दी गई हैं। अगर आप माशी पॉलिसी की डिटेल में जानना चाहेंगे, मैं आपको हर डिटेल उसकी समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। उसके ऊपर कहाँ तक अमल दरामद हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पॉलिसी आउटकम अगर आप जज करने, डैम कब बन रहा है सर? देखिए, डैम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसको एक फाइनेंशियल क्लोज की टर्म कही जाती है कि अगर आपने 60-70% जो उसके ज़खायर हैं, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो इकट्ठे कर लिए हैं, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल क्लोज होती है और फिर डैम बनना शुरू होता है। यहाँ पे डैम तकरीबन 7-8 साल से दुनिया भर में कहीं भी उससे जल्दी पीरियड में नहीं बन सकेगा, नहीं बन सकेगा ना। तो मैं यही बात कर रहा था, मालिक अपना प्रिसाइसली व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारी अब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां फिस्कल पॉलिसीज़ हों, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों, जो एक मुल्क का रोड मैप है, उसकी कंटिन्यूटी के लिए हमें वी हैव टू टेक सम वेरी टफ डिसीजंस, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताए थे कुछ। बशर, मैं 2-3 बातें ज़रा मुझे इंटरेस्टिंग लगी अभी जो बात कर रहे थे। पहली बात तो है कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट में आने से पहले बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ा क्लियर उनका मैनिफेस्टो होता है, पॉलिसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट में आके डेटा इनपुट से कुछ ट्वीकिंग हो जाती है। आप सोचते हैं हमने स्कूल बनाने हैं, एजुकेशन हम करेंगे, प्राइमरी हमारा इतना खर्चा होगा, चलें अब गवर्नमेंट में आते हैं, आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है, तो आप कहते हैं नहीं चलो ये हम ट्वीकिंग कर रहे हैं। मुझे जो इनकी बातों से तासुर मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि शायद पॉलिसीज़ ही अब सोचना शुरू हो रहे हैं, एवॉल्व कर रहे हैं। डैम्स की पानी की आप बात कर रहे हो, 4 महीने हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं। बाकी तो छोड़ें, किशन गंगा का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये गवर्नमेंट ने इस पर भी नहीं सोचा या फैसला नहीं किया, जो पिछले 3 साल से मसला लटका हुआ है कि 5 साल बल्कि, कि किशन गंगा का जो फैसला है, जो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं मुकदमा, हम आर्बिट्री कोर्ट में जाएंगे कि हम टेक्निकल एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उसमें ही फैसला नहीं हुआ हुआ। उसका बेसिस के ऊपर अगर इन्होंने वो फैसला ना किया, इंडिया इज़ गोइंग टू मेक अबाउट 38 न्यू डैम्स उसी डिज़ाइन के ऊपर। आप भले या डैम बना लें, आप जो मर्जी कर लें, अगर उनके वो टोटल डैम्स बन गए तो वैसे ही वो डिसाइड करेंगे कि कब आपके मुल्क में सैलाब आएगा, कब आपके मुल्क में खुशहाली आएगी या कहत आएगा। वो दे कैन एक्चुअली डिसाइड दैट। आप डैम तो छोड़ें भाई, ये पॉलिसी डिसीजन तो ले लें, इसमें कितनी देर लगती है। एक मैं छोटी सी बात आपको पॉइंट आउट करूँ। दूसरी, जब ये बात कर रहे थे कि जी पॉलिसीज़ के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की अगर बात कर लें, ये अभी 4 महीने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि जी वी आर नॉट फायरिंग द फाइनेंस मिनिस्टर। आप नईमुल हक साहब ने आज उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर फिर 2 स्टेटमेंट फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी दे दिया है। और वो अगर इनके स्टार परफॉर्मर थे, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ असद उमर, आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग मैन, और आई थिंक ही इज़ गेटिंग हिज फीट टुगेदर, अभी हिज एक्ट टुगेदर अदर। लेकिन आपको एक पैनिक नज़र आता है। एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इमरान खान साहब की और उनकी गवर्नमेंट की, इमरान खान के बारे में तासुर था कि ही इज़ अ मैन हु इज़ इन कंट्रोल। जब अपोजिशन में भी थे तो अपना एक बयानिया था, एक ज़िद थी, अकड़ थी, जो भी था, सारे डिसएग्री करते थे धरने में, बंदे ने कहा मैंने धरना करना है, इट पेड ऑफ। एंड सिमिलरली उनका, जिसको आप कहते हैं एक फूल हार्डीनेस के तौर पे, जिसको हम लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, अल्टीमेटली ही लैंडेड इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो एक बंदे का अपना एक कॉम्पोजिशन है, एक फिजिकल, एक मेंटल, वो उस पर चलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंट्रोल। लगता था कि ये कंट्रोल में है। जो सबसे बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क में कि ये तासुर ये मिल रहा है कि कंट्रोल नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक अफरा तफरी का परसेप्शन है, एंड आई यूज़ अ वर्ड परसेप्शन, क्योंकि जब आप रियली ब्रास टैक्स में देखते हैं, नट एंड बोल्ट्स में देखते हैं, तो इकोनॉमी ने कोई बड़ा अभी तक मकअप नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने मकअप नहीं किया, काफ़ी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, हाँ, लेकिन तासुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वे ये जो फॉरेन करेंसी का क्राइसिस हुआ, अगर वेरी क्विकली मैं आता हूं सर मालिक, सब ठीक है। मेरे साथ मुझे बड़े हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट गौर एजाज साहब ने ज्वाइन किया हुआ,
और गौर साहब, वेलकम टू खरा सच। और 6 साल आपने लड़ाई लड़ी है ये इक्वल टैरिफ की एनर्जी के लिए। आज सुना है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव कर दिया कि 6 या 7 सेंट पे आपको मिलेगी अब गैस। तो आपकी तो मिलें खुल गई, मुबारक हो, ये जंग आप जीत गए अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मेरा ये ईमान है कि मुल्क में सनत चलेगी और सनत का पहिया चलेगा, स्पेशली आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, तो ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ये जंग आपके सामने है कि 5 साल पहले 2013 में हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी और सिर्फ 10% ग्रोथ रेट अगर हम लेते तो आज हम $45 बिलियन पे खड़े होते और $20 बिलियन की रेमिटेंस के साथ $65 बिलियन में हमारे पैसे पूरे होते। जितनी इंपोर्ट है, हमारी जो इंपोर्ट है उससे हम खुद अपने पैसों से कवर कर रहे हैं। उसके बजाय हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सिर्फ एनर्जी टैरिफ पे मार दिया, सिर्फ एनर्जी टैरिफ पे, कि पूरी दुनिया में जो है वो 6.5 सेंट की गैस थी, मैक्सिमम बिजली का टैरिफ 7.5 सेंट था। हमने यहाँ पे 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये की बिजली रखी सनत के लिए। बिल्कुल इलॉजिकल हो गया ना, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ये जंग लड़ते थे और बार बार कहते थे कि सिंध पंजाब KPK में 600 रुपये की गैस है, पंजाब में आप 1200 रुपये की गैस से कैसे सनत चला सकते हैं। सिंध पंजाब KPK जो है में इतना बड़ा फ़र्क चल ही नहीं सकता। एक तो मैं आ रहा हूँ, मे बी द टाइम हैज़ कम कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये जो है ना, एक एक सीट, एक एक MNA को खुश रखने के लिए जो पावर पॉलिटिक्स हमारी बिहाइंड द कॉरिडोर्स चल रही होती है ना, वो भी हमारी हुकूमतों को बड़ा कमज़ोर करती है। पे कंटिन्यूटी नहीं है हमारी पॉलिसीज़ में। मुबश्शिर, मैं एक जुमला और कहूँगा अगर इजाज़त देंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सनत को, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, उसकी इनपुट ही आप इंटरनेशनल कीमत पे नहीं करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करके अगर 6.5 सेंट की एनर्जी है और मेरी एनर्जी कॉस्ट 12-13 सेंट, और उसके बाद हम कहें कि हमारी सनत क्यों नहीं चल रही। आपकी तो सिंध के से नहीं मिल रही, तो मैं तो सिंध से दुगनी पे चल रहा था, KPK से दुगनी चल रहा था। 70% सनत पंजाब में। आज वो फैसला हुआ है 5 साल बाद कि मुझे 6.5, अभी भी फर्क मतलब है असद उमर ने आपको डिलीवर कर दिया अपना बात। आज जो है मैं समझता हूँ असद उमर का शुक्रिया अदा करते हैं, हमने बुरा भला बहुत कहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, असद उमर साहब का भी, रज़ाक दाऊद साहब का भी। जी मालिक, करें आप सवाल। हमारी इंडस्ट्री का आई थिंक और इस पर बात कर सकते हैं। जब हम ऑटो इंडस्ट्री देखते हैं, टेक्सटाइल भी देखते हैं, और भी हम सर्टन जो हैवी सेक्टर्स हैं हमारे, हम उन पे देखते हैं, उसमें हम एक रेंट सीकिंग ट्रेंड भी देखते हैं बिजनेस में। जिस तरह बैलेंस मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, BMR होना चाहिए, हम वो नहीं देखते। हम ये भी देखते हैं कि ये जितनी लॉबीज़ हैं ये अपनी प्रिविलेज, सब्सिडीज़, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं। जब ये दूसरी दुनिया की एग्जांपल्स देते हैं तो ज़रा वहाँ पे ये भी हमें बताएं कि कितने % वो अपनी रिसर्च पे करते हैं, अपग्रेडेशन पे करते हैं। यहाँ जो कोरा लट्ठा बना रहा है वो कोरा लट्ठा उसी मशीन मैं पे एग्री बना रहा है। करता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है मालिक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज और ये चाहते हैं कि हम खर्चा, मैं आता हूँ इस पे, यू आर राइट, बट आई हैव टू टेक अ ब्रेक बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन। लेकिन उस वक्त मैंने फिर अपने क्वेश्चन के ऊपर भी आना है, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप मोहम्मद मालिक के सवाल सुन रहे थे। बेसिकली मोहम्मद मालिक जो है वो IPPs के ऊपर खर्च किए जाने वाला पैसा जो है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। उनका कहना ये है, जो मैं समझाऊं, कि अगर आप बिलियंस आप उनको खिलाते रहेंगे और उनकी चोरियों को नहीं पकड़ेंगे तो डैम आप कैसे बनाएंगे। बात यह है कि मालिक जो है, मैंने उसका प्रोग्राम खुद सुना हुआ है, ही इज़ एन एक्सपर्ट IPPs पे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे सामने ये केस है कि एक ओपन हमारे पास बुक मौजूद थी कि पावर प्लांट्स जो लगे थे फर्नेस ऑयल बेस पे, उनमें जो है 200 ग्राम की उन्होंने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी दिखाई कंजम्पशन, जो कि एक्चुअली 190 ग्राम थी, और सारे के सारे प्लांट्स ओवर इनवॉइस लगे, सबको पता है। उनको मैक्सिमम 17% डॉलर रिटर्न जानी चाहिए थी, जो कि 1 अरब रुपए बनती थी। 10 साल से हम उनको 3.5 से 4 अरब रुपए फी प्लांट की रिटर्न दे रहे हैं, जिसका मतलब है 7 प्लांट के ऊपर हम 250 अरब रुपए उनको दे चुके हैं, 7 प्लांटों को। इसके बाद हमने तकरीबन कोई 40 प्लांट जो हैं वो विंड पावर के लगा दिए, जिसका टैरिफ 16-17 रुपये यूनिट है, जिसका एक्चुअल टैरिफ 5 से 6 रुपये होना चाहिए। वो सारी कहानी क्यों है कि वो जो प्लांट $60 मिलियन का लगना था, वो सारे प्लांट $120 मिलियन में लगे हुए हैं। 60 मिलियन डॉलर की ओवर इन्वॉइसिंग हुई हुई है पूरे प्लांट में। 2.5 बिलियन वहाँ चोरी हो गया, और सालाना उसका भी टैरिफ तकरीबन 100 बिलियन ज़्यादा है। मैं 3
कोल का, विंड का और ये जो फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स है, इसमें 250 बिलियन रुपए सालाना हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं एनर्जी की मद में। और इसके बाद इसके साथ साथ इसमें सब 100% ओवर इनवॉइस पैसे से ये प्रोजेक्ट लगे। हमें मुल्क को देखना है कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है। गारंटीज दी हुई हैं, उसकी सॉवरेन गारंटी, और कई बार आपकी सॉवरेन गारंटी चैलेंज हो चुकी है। आज के दिन मैं समझता हूँ अगर केस को ठीक 1.25 ट्रिलियन रुपए आज जो सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं मुबशर, क्या मालिक क्या तरीका है? ये एक पैसा भी मुबशर नहीं बनता इनका देने वाला 1.25 ट्रिलियन में से। तमाम में वो एक आदमी ने, मोहम्मद अली ने कहा था एससीसीपी में, उसको उठा के फेंक दिया था। नहीं, वो टेक्निकल है। फ्रैंकली दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो से एफिशिएंसी ऑडिट है, और ये खाली इसके अंदर नहीं है, डिफरेंट प्लांट्स ऊपर है। लेकिन मैं जो पहले बात कर रहा था बशर, मैं आईपीपीस पे रेफर नहीं कर रहा था। जब बात कर रहे थे जाज साहब के जी ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मारा गया, मैं कह रहा था कि जो इंडस्ट्री ने खुद भी मॉडर्नाइजेशन करनी थी कभी नहीं की, बिकॉज ये भी बड़ी इंडस्ट्री हमारी भी गवर्नमेंट हैंडआउट्स की आदी हो चुकी है। सीईओ बन जाता है, उसका दामाद अपना कॉर्पोरेट डायरेक्टर बन जाता है। आप इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करें। आज पानी का क्राइसिस पड़ा हुआ है, मुझे ये बताएं कितनी इंडस्ट्रीज ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट लगाई हुई? कोई नहीं लगाई हुई। अपना कोई नहीं काम करता, लेकिन दूसरे पे हर कोई बात करता है। अरे ये तो वैसे सही कह रहे हैं मालिक कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन है कि कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है जहाँ पे आप प्रोफेशनल्स को ट्रेन करें मैनेजमेंट के। मालिक ऐसे नहीं है। देखो बात यह है, थोड़ा सा लेट्स गिव डेविल जस्ट ड्यू क्रेडिट। पाकिस्तान की सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट करती है। आज $23 बिलियन में से $13 बिलियन की एक्सपोर्ट है। अगर ना होती भाई तो बाकी सारा पाकिस्तान किधर है? 22 करोड़ लोग मिलके $10 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं करता हमारा मुल्क, जिसमें मैं आप सारे शामिल हैं। उसके अलावा भाई $13 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है। दूसरी बात, सारे बोलते हैं वैल्यू एडेड नहीं है। व्हाट इज वैल्यू एडेड? कॉटन जो है से यान इज 40% वैल्यू एडेड। मैं बताता हूं, ये गौर है, सारी सब्सिडीज गलत करें। एक मिनट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्टर्स। आप कौन सी सब्सिडी टेक्सटाइल को? मालिक नहीं, एक मिनट, वैल्यू एडेड नहीं है, वैल्यू एडेड नहीं है। एक मिनट मालिक, एक मिनट। यान जब आप एक्सपोर्ट करते हैं चाइना और बांग्लादेश, और वहां से आप शर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो एक्चुअली वो शर्ट वैल्यू एडेड है। मुबशर मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड है आप ₹1 की चीज़ लें और आप उसको वैल्यू ऐड करके ₹1.5 की उसको आपने 60 रुपए का लीटर आपने दूध लिया और आपने 700 रुपए का चॉकलेट बना दिया उससे। मेरा पॉइंट ये है कि मैं वो प्रोडक्ट्स जो बना रहा हूँ, मैं रुई से लेके अपने गारमेंट तक जो फिनिश प्रोडक्ट है, आज के दिन $13 बिलियन की एक्सपोर्ट में से $10 बिलियन वो प्रोडक्ट्स जा रही हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो मेरा माल आज $13 बिलियन, $10 बिलियन या मैं वोवन गारमेंट की सूरत में दे रहा हूँ, या नेट गारमेंट की सूरत में दे रहा हूँ, या होम टेक्सटाइल। सिर्फ मेरा डाइट कपड़ा सिर्फ $3 बिलियन रह गया और कुछ भी नहीं रह गया। दूसरी पॉइंट, मेरा मालिक का जो सवाल था, जो मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कि मालिक का सवाल ये था कि ₹1 की सब्सिडी, मैं यहाँ बैठा हूँ, इंडस्ट्री के ऊपर 30% टैक्सेस लगे रहे हैं एक्सपोर्ट पे। अगर कोई सब्सिडी मिलती होती तो $25 बिलियन की एक्सपोर्ट 20 ना रह जाती। नहीं छोड़े ना सर, अपना मसलन गाड़ियों की ले ले। ₹1 की, हमने बड़ी मोनोपोलीज भी मेरा आज के दिन मुबशर, एक सेकंड, आज भी शुगर केन वालों के खिलाफ फार्मर निकला है। पूरा मुल्क देख रहा है। मैं आप दोनों बहुत समझदार लोगों, मैं ये पॉइंट, क्योंकि आई वांट टू करेक्ट दिस, कि आज के दिन मेरा 200 अरब रुपए हुकूमत के पास लगा हुआ है। हुकूमत ने जो है आज 5 साल से मेरा कंटिन्यूसली 200 अरब रुपए का वर्किंग कैपिटल लेके बैठी हुई है इंडस्ट्री का। उसके पैसे वापस, वो तो एफबीआर का काम है ना, हुकूमत का काम। एफबीआर कौन है? एफबीआर तो इमरान खान खुद कहते हैं उसको बंद क्या कर बात देना। मालिक कर रहे हैं? सब्सिडी मिलने के बजाय मेरे अपने असल पैसे नहीं मिलते। अगर आप सनतकारों के जिस्म से खून ही निकाल लेंगे, you take the blood out of the body, how do they operate working capital? क्यों नहीं आप पैसे दे रहे लोगों के? यार अपना 200 बिलियन आपको देना है, दें उसको, साइड पे हो। तो सब्सिडी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और बहुत सारे लेजिटिमेट तो जो आपका राइट है आपको मिलना चाहिए। मालिक एक मिनट, मालिक प्लीज एक मिनट, जरा फारूक साहब बात कर लें। जी फारूक साहब। जी मुबशर साहब, ये काफ़ी पुराना इशू है। 150 बिलियन कहा जाता है, 200 बिलियन भी कहा जाता है, कुछ सोर्सेज 250 बिलियन रुपए तक की बात करते हैं। जो इस वक्त एक प्रपोजल हुकूमत के अंदर आप एग्री करते पहले वो तो दे देना। जी मैं वही बता रहा हूँ, जिस वक्त आप समझते वो दे दे पहले। एक प्रपोजल, मुबशर साहब सुन लीजिए ना,
एक एक्टिव प्रपोजल जो अंडर कंसिडरेशन है वो ये है कि ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि जो वर्किंग कैपिटल 200 बिलियन का या 150 बिलियन का टैक्स रिफंड्स की मद में हुकूमत के पास पड़ा है, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट सनतकारों को भी मिल जाए और हुकूमत की तरफ से कोई ख़जाना भी खाली ना हो। एक बॉन्ड के ऊपर गौर किया जा रहा है कि एक बॉन्ड इशू कर दिया जाए उन लोगों को जिनका रिफंड ड्यू है, ताकि हुकूमत के ख़जाने से भी फ़ौरन कोई पैसा ना निकले और वो बॉन्ड सनतकारों के पास पहुंच जाए और वो उससे अपना वर्किंग कैपिटल चला लें। एक मुबश्शिर साहब मुझे थोड़ा सा मौका दें, 5 ऐलानात ऐसे हैं पिछले 100 दिन में हुए हैं, लेकिन उनको मीडिया में इस तरह कहा नहीं गया, उठाया नहीं गया, शायद इकट्ठा नहीं किया गया। मैं एक सवाल करता हूँ फारूक से, मुझे ये बता दें कि अभी यूएई की हम बात सुन रहे हैं कि जी यूएई से बड़ा पैसा आ रहा है, जो एतिसलात की डील है, अ डर्टी डील इज हैपनिंग, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया है। उनका टेक्निकल सर्विसेज एग्रीमेंट है जिसकी बेसिस पे इन्होंने सारा पैसा बाहर निकाला हुआ है। 800 मिलियन उन्होंने आज भी देना है। पहली जो यूएई से डिमांड आई है वो ये आई है कि जी ये मसला खत्म करें, अब तो कंपनी की वैल्यू भी नहीं है। जिस वक्त ये कंपनी ली गई थी 68 रुपीज़ का शेयर था, आज वो शेयर 10 रुपए में है। मैनेजमेंट एतिसलात की थी। टेक्निकल सर्विसेज एग्रीमेंट का आज तक ऑडिट नहीं होने दिया जा रहा। ये गवर्नमेंट भी बैक ऑफ कर गई है। अच्छा, इसमें एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट, 3 मेंबर टीम मालिक, एक मिनट, 3 मेंबर टीम दुबई जा रही है। मैं जो ना एक 3 मेंबर टीम दुबई जा रही है। हेलो हेलो, एक मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। $100 ऑफ डॉलर्स आप सेटल कर रहे हैं, आप हमें बात कर रहे हैं कौन सा पैसा आ रहा है, जो लेना है वो आप दे रहे हैं। एक मिनट ठहर जाए, मैं आपको बताता हूँ। पैसे की एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। ये जरा इशू डिफरेंट है यार, बिल्कुल। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा, मैं एक और चीज पर जा रहा हूँ जिससे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था। आप तीनों प्लीज जरा उसके ऊपर मुझे अपना मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दें। मैंने असल में मैं आपसे जरा एक लिहाज से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इसलिए हूँ कि मैं इंटरिम वजीर रह चुका हूँ, और जब मैं वजीर था तो मैंने जब चीज़ वहाँ पे नोट की कि देयर इज़ नो बिजनेस प्लान। 4 वजारतें थी और चारों में एक पे भी बिजनेस प्लान नहीं था, सो देयर इज़ ऑब्वियसली नो कंटिन्यूटी। मेरा कहना है कि अगर शहबाज शरीफ ने कोई अच्छा काम शुरू किया हुआ था तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोई अच्छा काम किया था उसको कंटिन्यू करें। अगर परवेज़ इलाही ने 1122 शुरू किया था उसको कंटिन्यू करें। हमारे यहाँ पॉलिटिकल कामों की कंटिन्यूटी जो है वो बिल्कुल नहीं है, और उसकी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस में कंटिन्यूटी नहीं है। गौर एजाज साहब, जो आप 5 सेंट 6 सेंट की जंग लड़ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग वो फैसला करना चाह रहे थे वो ट्रांसफ़र होते गए 6-6 महीने के बाद, 1-1 साल के बाद। मैं कह रहा हूँ अब आप अपने अगले 5 साल के लिए, 3 साल के लिए इस मुल्क में मुख्तलिफ इदारों में कंटिन्यूटी दें अपने लोगों को, ताकि आपकी सेट पॉलिसीज बन जाएं। मुझे आप कह दें यार तुमने बुरके में अब दिखानी है फिल्म बनाते हुए, अब इसके अलावा कोई, मैं फाइन, लेकिन एटलीस्ट कंटिन्यूटी हो उसमें, तो देन वी कैन वर्क ऑन दैट। बशर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं भी ये कहता हूँ कि एक इंडस्ट्री कब इन्वेस्ट करता है, एक इंडस्ट्री तब इन्वेस्ट करता है जब उसको एक क्लियर बात नज़र आ रही हो कि मेरी इकनॉमिक पॉलिसी क्या है। आज हो ये रहा है कि हर आदमी जो है वो एक दफ़ा बैठ गया है। आप स्टॉक मार्केट्स देख लें, स्टॉक मार्केट्स टूट रही हैं। आप फॉरेन करेंसी देख लें तो पिछले, मैं जनवरी से लेके आज नवंबर 30 तक का डाटा देख रहा हूँ, $5 बिलियन हमारे रिजर्व्स कम हो गए। 18.9 थे, 13.9 हो गए। नाउ ये जो सिचुएशन है, हमने क्लियर पाथ चाहिए। हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में जो है वो तमाम जो है वो उसके रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं। मुझे जो आप बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्स चाहिए कि मैं काम करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मुझे कोई उठ के दोबारा ये ना कहे वाइस से ना डील कर रहे हो कि मुबश्शिर बड़ा अच्छा आदमी है। और साथ ये भी है कि मुझे आज कह रहे हैं कि आज मेरे लिए 6.5 सेंट का एनर्जी का टैरिफ मुकर्रर हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट, तो मेरे लिए 5 साल की पॉलिसी दें। प्रिसाइसली मैं यही कह रहा हूँ कि आप अभी यहाँ पे आए हैं ना, आप समा टीवी के दफ्तर में आए, मुबश्शिर लुकमान के स्टूडियो में नहीं आए, ये फर्क होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मुझे ये कोई ताना ना मारे, ये सबसे बिल्कुल सब्सिडी नहीं है। आज के दिन 4.5 सेंट में एनर्जी की कीमत पूरे पाकिस्तान में, अगर पंजाब को 6.5 सेंट दे दे तो क्या मुझे ताना दे रहे हैं? मुझे सब्सिडी, बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं है। तो पंजाब की सनत का फारूक सलीम, मोहम्मद मालिक और गौर एजाज मेरे साथ ही हैं, और एक ब्रेक के बाद हम बात होंगे। ठीक है, ब्रेक। फारूक सलीम साहब, वेलकम बैक। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अब आपने IPPs का देना है 1200 बिलियन रफली, और सबको पता है कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट। खुद आपने मेरे प्रोग्राम के अंदर बैठ के वज़ीर बनने से पहले आपने उस बात पे रोशनी डाली हुई है।
मेरा सवाल ये है कि जो नैब को हमने डाला हुआ है कि 12 करोड़ की चोरी पकड़ो, ये 14 करोड़ की चोरी पकड़ो, ये अपना 8 करोड़ इन्होंने वापस करना था वो रिकवर कर लो, वॉलंटरी रिकन्सिलिएशन कर लो 2 करोड़ रुपया लेके, ये क्या तोता मैना के खेलों में उनको डाल दिया है? नैब को क्यों नहीं हम डालते IPPs के पीछे? ये 1200 बिलियन को क्यों नहीं हम रिविजिट करते? और इसको अगर आप रीनेगोशिएट करेंगे तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक आप हर साल तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर बचाते हैं, आपको किसी पैसे की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्यों ये आशियाना हाउसिंग स्कीम और फला हाउसिंग स्कीम, यानी मेरी साद रफीक से दोस्ती नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन दिस इज टू स्मॉल अ थिंग नेशनल इशू के सामने कि आपने इतनी बड़ी चोरी को टोटल इग्नोर कर रहे हैं और छोटे हम चोरों के पीछे भाग रहे हैं। तो इसके ऊपर नहीं कुछ हमारा कंसेंसस हो सकता? फारूक साहब, मुबशिर साहब, आपकी फॉर योर इंफॉर्मेशन जो 1200 अरब की फिगर आपने इस्तेमाल की, उसमें से 480 अरब जो है वो पेमेंट उसकी हुई थी जुलाई 2013 में। नवाज शरीफ साहब ने पेमेंट की थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी नैब के पास है, काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी हुई है। जो बाकी 700 अरब डॉलर 700 अरब रुपया है जो उसमें आप जमा कर दें फिर वो 1200 बनता है। ये पिछले 5 सालों का एक्यूमुलेट हुआ है और इसकी पेमेंट अभी नहीं हुई। वो पहली वाली जो 480 अरब की पेमेंट हो गई थी वो बगैर ऑडिट किए हुए पेमेंट कर दी गई थी। वो जानी और वो भी लोन लेके हुई थी ना, के थ्रू तो वो भी हमें चुकाना है जी, नाक के रास्ते चुकाना है हमें जी। वो भी लोन लेके दी है पेमेंट। इन्वेस्टिगेशन इस वक्त नैब के पास है। अगर मुझे इजाज़त दें, जो इकोनॉमिक पॉलिसी की अभी बात की गई कि पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी की बात की गई, इदारों की मजबूती की बात की गई, करप्शन के खात्मे की बात नहीं की गई, वो उसमें ऐड कर लें। मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि PTI की हुकूमत ने जो माशी पॉलिसी है वो 3 pronged, एक 3 सतूनों वाली माशी पॉलिसी ठोस जामे किस्म की जो है वो बना रखी है, वो तश्कील दी जा चुकी है। उसके ऊपर अमल दरामद ऑलरेडी शुरू हो गया है। उसका पहला सतून जो है वो एक्सपोर्ट्स का सतून है और उसका आपने अभी देखा कि जिस तरह जीरो रेटेड इंडस्ट्री है जिस पे गैस का, बिजली का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। अभी आपने बताया कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको $6.5 का यूनिट गैस का मिलेगा और $6.5 उसमें हुकूमत जो है वो उसमें सब्सिडी डाल देगी। ये पहला स्टेप है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कारपेट्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्टिंग गुड्स हैं, इन सबको जीरो रेटेड इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। इनके ऊपर इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा, इनको हर किस्म की एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये पहला सतून है। दूसरा सतून जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सतून है, जिसमें अभी UAE का जिक्र किया गया, चाइना का जिक्र किया गया। नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी सरमायाकारी पाकिस्तान में लानी है जो कि जिसके साथ कर्जाजात का बोझ ना हो। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि पिछले 5 सालों में आप देख लें जितनी भी सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है वो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हुई है, वो अपने साथ कर्जाजात का बोझ लाती है। जो तीसरा सतून है PTI की माशी पॉलिसी का वो रेमिटेंसेस के हवाले से है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है वो कहती है कि $20 बिलियन तो आपको आ रहा है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू और प्रॉबली 20 बिलियन या उससे भी जायद ऐसी अमाउंट है जो अभी हुंडी या हवाले के थ्रू पाकिस्तान आ रहा है। तो तीसरा सतून क्रिएट किया जा रहा है कि उस $20 बिलियन को भी किसी तरह बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लाया जाए और जो हमारे वर्कर्स पाकिस्तान के बाहर काम करते हैं उनको ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं कि वो हुंडी और हवाले के थ्रू वो पैसे वापस ना भेजें। अगर ये 3 सतून जो हैं इनमें हम कंटिन्यूटी रखते हैं तो आप इनके जो पॉलिसी आउटकम का जो मैं जिक्र कर रहा था, इनके नताइज का जिक्र कर रहा था, ये अगले 12 से 18 महीनों में इसके नताइज निकल के आपके सामने आने लगेंगे। 5 लाख नौकरियों का मामला है। आप गौहर एजाज साहब से पूछ सकते हैं जो 200 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो गई थी सिर्फ इसी वजह से कि उनको गैस बहुत महंगी दी जा रही थी। यहाँ पे 5 लाख लोग इन मिलों में काम करते थे और अब जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है एप्टमा वालों ने यकीन दिलाया है कि अगर ये कंटिन्यूशन रहती है पॉलिसी में तो $13 बिलियन से अगले 5 सालों में वो एक्सपोर्ट्स जो है वो 26 बिलियन पे ले जाएंगे और तकरीबन 5 लाख इजाफी नौकरियां अपना फारूक साहब 1 मिनट ठहर जाएं प्लीज। बस अब मेरे पास 2.5 मिनट रह गए, मुझे इसलिए हाँ या ना में 2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। जो 700 बिलियन है क्या वो अब नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो कहीं हम IPPs को पे करने तो नहीं जा रहे? देखिए मैं नहीं समझ, नैब एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, मेरे इल्म में नहीं है कि वो उन केस तो आपने बना के देना ना यार। करने चली
इन्वेस्टिगेट तो आपकी हुकूमत बना के देगी या नहीं चली, इसका जवाब नैब दे सकती है। मैं आपको ये जवाब जरूर दे सकता हूं कि वो क्योंकि ये तो खुद असद उमर ने कहा था, तक उसकी उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हम नैब को केस बना के भेजेंगे, तो अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ। मुबशिर साहब, अभी 700 बिलियन की पेमेंट नहीं हुई है, अभी वो नैब का केस नहीं बन सकता। मैं ये कह रहा हूं कि वो 700 अरब रुपया उस वक्त तक पेमेंट नहीं होगी जब तक उसका थॉरो ऑडिट नहीं होगा। पहली वाली जो अमाउंट थी 480 अरब की, जो 2013 में पे की गई थी, ऑडिट नहीं हो सकता आपका। चले मैं आपको बताता हूं जी, वेरी क्विकली बताएं। फ़ारूक, मैं आपकी मुबशर के थ्रू आपको ये कहना चाहूँगा, ऑडिट तो आप करेंगे कि जनाब उसने क्या चीज़ दी, क्या चीज़ बेची। हम ये बात नहीं कर रहे। हीट रेट के ऊपर कैसे ऑडिट करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि एक टैरिफ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम कह रहे हैं कि विंड पावर का 13 सेंट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका टैरिफ होना ही 6 सेंट चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि हमने IPPs को 17% का बॉन्ड दिया था कि आपने जितनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है, $60 मिलियन पर प्रोजेक्ट 200 मेगावाट पे, उसका $10 मिलियन बनता था, 100 करोड़ बनता था, उसको हम 400 करोड़ देते रहे पिछले 10 साल से। वो 17% देना ही नहीं चाह। आप ऑडिट नहीं करना, हमने बैठ के देखना है कि हमने उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को जो गलत हुए हैं पावर के, उनको हमने रीविजिट करना है, चाहे वो IPPs के हैं, चाहे वो कोल के हैं, चाहे सोलर के हैं, चाहे विंड के हैं। ये 250 बिलियन रुपए सालाना है। We cannot take it कि जनाब these things, but this has to be the highest priority of the government. दूसरी में आपसे जो मेरे पास जो आपने सतून के, मैं बॉन्ड से बिल्कुल एग्री नहीं करता। फरूक एक मिनट ठहर जाना प्लीज। फरूक, मैं बॉन्ड से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप कह रहे हैं कि मेरे 200 बिलियन रुपए जो आपके पास थे, मैं उसके बॉन्ड लेके दोबारा बैंक के पास जाऊं, उस पर 10% सूद दूं और जाके 20 अरब से लूं। खुदा के वास्ते ये काम ना करें। मेरे पैसे जो देने हैं सनत से, अगर आपने एक्सपोर्ट करवानी है, एक तरफ लोग कहते हैं सब्सिडी, मुझे कोई सब्सिडी नहीं, मेरे अपने पैसे नहीं दे रहे और मुझे कह रहे हैं कागज ले लो और जाओ जाके बैंक से उसके सामने सूद दे लो। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूं स्टेज पे, दोबारा से ये एनर्जी वाली गलती पिछली हुकूमत ने की, आप ये गलती ना करें। मेरे जो पैसे देने हैं, मेरे पैसे मुझे अदा करें। आप जाके बॉन्ड ले लें जहां से लेना है, मुझे ना देने। 30 सेकंड्स मालिक, सॉरी वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। आई हैव 30 सेकंड्स इफ यू वांट टू। मैं एक चीज क्लियर कर दूं गौर कि मैं सब्सिडीज पास्ट की बात कर रहा हूं, राइट ऑफ्स भी हैं, पास्ट में सब्सिडीज भी बहुत है। थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक, थैंक यू, मैं आपको सपोर्ट करता हूं कि पैसे मिलने चाहिए। गौर एजाज, मोहम्मद मालिक और डॉक्टर फारूक सलीम, आप सबका बहुत बहुत। चलते चलते मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि पाकिस्तान उस नहज पे आ चुका है कि पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ चाहिए, पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूटी ऑफ इकनॉमिक एंड फिस्कल विजडम चाहिए। और ये सब कुछ होगा कि जब पाकिस्तान में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मौजूदा जंगें लड़ रहे हैं, चाहे वो पैसे की जंग है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर जंग है उस बॉर्डर पे, चाहे वो इंडिया के सामने है, चाहे वो किसी और जगह पे है, उनकी कॉन्टीन्यूटी आए, चाहे इसमें चीफ जस्टिस हो या चेयरमैन नैब हो, सबके मुतालिक सोचना पड़ेगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।